I'll take a Pepsi from the counter and I'll stroll up to the booth. Oh yeah. And when I get to where they're sitting, that's my chance to treat these kittens to a Pepsi. Pepsi Cola. It's like a Pepsi Cola. 130 साल कबल 1893 में अमेरिकी फार्मासिस्ट कैलेब डेविस ब्रैडहम ने साउथ कैरोलिना में अपनी फार्मेसी पर एक सिरप इजाद किया जिसका नाम रखा गया ब्रैड्स ड्रिंक। इसकी तशहीर एक ऐसी ड्रिंक के तौर पर की गई जो बदहजमी यानी मैदे के मर्ज डिस्पेप्सिया में आराम पहुंचाता था। इसलिए 1898 में इस सिरप का नाम बदलकर पेप्सी कोला रख दिया गया। 1903 में ब्रैडहम ने एक वेयर हाउस खरीदा और पेप्सी की बाकायदा बॉटलिंग करके उसे फरोख्त करना शुरू कर दिया। इस साल इसके तकरीबन 8000 गैलन फरोख्त हुए और अगले 2 साल में ये तादाद 20,000 गैलन तक जा पहुंची। 1909 में बर्नी ऑयल फील्ड नामी कार रेसर पहली सेलिब्रिटी बने जिन्होंने पेप्सी कोला की बतौर ब्रांड एंडोर्समेंट की। इस एडवर्टाइजमेंट का थीम था डिलीशियस एंड हेल्थफुल। यही थीम अगली 2 दहाइयों तक इस्तेमाल होता रहा। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से जब चीनी की कीमतें कई गुना बढ़ गईं, तो पेप्सी की प्रोडक्शन कॉस्ट में भी इजाफा हो गया। इखराजात के बोझ और भारी माली नुकसान की वजह से 1923 में कंपनी दिवालिया हो गई। 8 जून 1923 को इसका ट्रेडमार्क, असासे और सीक्रेट रेसिपी क्रेवन होल्डिंग कॉरपोरेशन ने खरीद ली। 1931 में दोबारा दिवालिया होने पर पेप्सी कोला को वॉल स्ट्रीट ब्रोकर रॉय सी मैगार्जल ने टॉफियां बनाने वाली कंपनी लोफ्ट के सदर चार्ल्स जी गोथ के साथ मिलकर क्रेवन होल्डिंग से खरीद लिया। लेकिन जल्द ही राय साहब अलग हो गए और कंपनी को $10,000 के इवज लोफ्ट के सदर चार्ल्स गोथ ने एक्वायर कर लिया। 1892 में शुरू होने वाली पेप्सी की सबसे बड़ी हरीफ कोका कोला ने भी 1922 से 1933 के दौरान 3 बार पेप्सी को खरीदने की कोशिश की, लेकिन बात ना बनी। इस जमाने में लोफ्ट कंपनी के मुख्तलिफ अमरीकी शहरों में 115 रिटेल स्टोर्स थे जहां इसकी प्रोडक्शन के साथ साथ कोका कोला भी बिकती थी। लेकिन जब कोका कोला ने डिस्काउंट देने से इनकार कर दिया तो लोफ्ट के प्रेसिडेंट चार्ल्स गोथ ने अपने स्टोर्स पर पेप्सी कोला बेचना शुरू कर दी और अपने केमिस्ट को पेप्सी का फार्मूला बदलने का हुक्म दे दिया ताकि इसे कोका कोला के मुकाबले में ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। दरअसल चार्ल्स गोथ को ही मॉडर्न पेप्सी का बानी माना जाता है। अपने बेहतर जायके और बोतल के बड़े साइज की वजह से ग्रेट डिप्रेशन जैसी माशी बदहाली के दौर में भी पेप्सी सबसे मकबूल तरीन ड्रिंक रही। 1936 से 1938 के दौरान इसका मुनाफा दुगना हो गया। 1941 में लोफ्ट और चार्ल्स गोथ के माबैन कानूनी तनाज़े की वजह से पेप्सी लोफ्ट एंड कॉरपोरेशन में मर्ज हो गई। 1950 में कोका कोला के साबिक नायब सदर एल्फ्रेड एनस्ट्रेल पेप्सी कोला के सीईओ बन गए। उन्होंने आते ही बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स और सेल्स प्रमोशंस शुरू कर दी। नतीजतन पेप्सी की आमदन 11 गुना बढ़ गई। 1960 में पेप्सी कोला ने माउंट ड्यू को खरीद लिया और इसके साथ अपनी प्रोडक्ट लाइन में डाइट पेप्सी को भी शामिल कर लिया। 1965 में पेप्सी कोला और फ्रीटो ले के मर्जर के नतीजे में पेप्सी को बनी, जो आज फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में नेस्ले के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है, जो तकरीबन 150 से ज्यादा मुल्कों में कारोबार करती है। 60 और 70 की दहाइयों में पिज़्ज़ा हट और KFC समेत कई फूड और बेवरेजेस कंपनियों को पेप्सिको ने एक्वायर कर लिया, जिनमें कई आज भी इसकी मलकियत है। पेप्सी की मकबूलियत में इसकी शानदार और बाज़ औक़ात अनोखी मार्केटिंग का बहुत बड़ा हाथ है, ताहम इससे कई तनाज़ात भी जुड़े हुए हैं। कंपनी ने ज़्यादातर अपने ब्रांड को स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड रखा है। 70 की दिहाई में पेप्सी ने कुछ अमेरिकी शहरियों में ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट शुरू किए और इस मार्केटिंग कैंपेन का नाम रखा पेप्सी चैलेंज। ज्यादातर लोगों ने कोका कोला के मुकाबले में पेप्सी का जायका पसंद किया, जिसके बाद इस मुहिम को पूरे अमेरिका में फैला दिया गया। ये कैंपेन बाद अज़ां दोनों कंपनियों की कारोबारी चपकलिश की वजह से कोला वार्स के नाम से मशहूर हुई। 1992 में कंपनी ने फिलिपाइन में पेप्सी नंबर फेवर नामी मार्केटिंग कैंपेन शुरू की, जिसका ग्रैंड प्राइज 10 लाख पैसों रखा गया, लेकिन हादसाती तौर पर 8 लाख बॉटल्स की कैप्स पर कैंपेन नंबर्स प्रिंट होकर मार्केट में चले गए। फिलिपाइन में उस वक्त हंगामे फूट पड़े जब 8 लाख अफराद ने कंपनी से इनाम का मुतालबा कर दिया। इन हंगामों में 5 अफराद हलाक हुए। 2017 में पेप्सी ने 9 भारतीय किसानों पर इसलिए मुकदमा दायर कर दिया क्योंकि उन्होंने आलू की वो किस्म उगाई जिसके हकूक सिर्फ पेप्सी के पास थे।
اس کیس کی وجہ سے کمپنی کے خلاف انڈیا کی کسان تنظیموں نے مظاہرے کیے اور اس کے بائیکاٹ کا مطالبہ کر دیا، تاہم 2019 میں پیپسیکو نے یہ کیس واپس لے لیا۔ فوربس میگزین نے 2018 میں پیپسی کو امریکہ کی بڑی پبلک کمپنیوں میں 28ویں، دنیا کی موسٹ انوویٹو کمپنیوں میں 67ویں اور 2022 میں دنیا کی 2000 بہترین کمپنیوں میں 86ویں، جبکہ ورلڈز بیسٹ امپلائرز کی فہرست میں 117ویں نمبر پر جگہ دی۔ سال 2022 کے اختتام پر پیپسیکو کا سالانہ منافع 7 ارب 60 کروڑ، سالانہ ریونیو 79 ارب ڈالر، اثاثوں کی کل مالیت 92 ارب ڈالر رہی، جبکہ اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 241 ارب ڈالر ہے۔